इतिहास के अध्ययन के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत अभिलेख हैं। विभिन्न स्मारकों पर अंकित अभिलेख या जो गुफा लेख होते हैं, उन अभिलेखों से हमें बहुत ही अधिक जानकारी मिलती है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, उसे समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन इतिहास या इतिहास के जो प्रमाण हैं, उनमें एक प्रमुख प्रमाण सिक्कों के रूप में भी हमें मिलते हैं। सिक्के धातुओं के होते हैं, जिससे वे आसानी से नष्ट नहीं होते हैं और प्रायः जमीन के अंदर सुरक्षित रहते हैं। और जब कोई खुदाई की जाती है तो उस उत्खनन में प्राप्त सिक्के अतीत की बहुत सी जानकारियां देते हैं या अतीत के इतिहास का वर्णन करते हैं। तो सिक्कों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और भारतीय इतिहास की जो यात्रा है उसमें सिक्कों का बहुत अधिक महत्व है। तो उन सिक्कों के बारे में आज का जो अध्ययन है वो जारी रहेगा। इतिहास के संबंध में एक तथ्य और देख लें कि सिंधु घाटी की सभ्यता में तो जो मृद मूर्तियाँ मिली थीं या मिट्टी के पकाए हुए सिक्कों जैसी आकृतियाँ मिली थीं, उसके बाद जो इतिहास चलता है तो आर्य आते हैं और आर्यों के बाद महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल में सिक्के मिलने लगते हैं और उन सिक्कों को वे प्रारंभिक सिक्के होते हैं। तो जो प्रारंभिक या प्रिमिटिव सिक्के होते हैं तो उनके लिए एक शब्द आता है पंचमार्कड सिक्के। तो महाजनपद काल में पंचमार्कड सिक्के आते हैं और पंचमार्कड सिक्कों के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। महाजनपद काल यानी जो अवंती, वत्स, मगध, इसका जो ये काल है, ये जो महाजनपद काल है, ये BCE में जाता है। और जो भारत की इतिहास की यात्रा है उसका एक प्रारंभिक काल है। इसके बाद मगध राज्य के वंश आते हैं, जैसे हर्यक वंश आता है, शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है और नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश आ जाता है। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश ये भारत की और विशेषकर उत्तरापथ की, उत्तर भारत की जो इतिहास की यात्रा है उसके प्रमुख पड़ाव हैं। तो आज हम सिक्कों के बारे में गंभीरता से अध्ययन करेंगे। जो सिक्के होते हैं उनका अध्ययन न्यूमिज्मेटिक्स कहलाता है। NUMISMATICS मुद्रा शास्त्र। तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिज्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन। पंचमार्कड या आहत सिक्के PUNCHMARKED। तो जो सबसे प्रारंभिक सिक्के हैं वे पंचमार्कड सिक्के होते हैं। पंच यानी जैसे इसका मुक्केबाजी का खेल होता है, उसमें पंच मारा जाता है। मार्शल आर्ट्स में पंच मारा जाता है, यानी जैसे ठप्पा मारते हैं तो इसी तरह के जो अंकन होता है उसे पंच बोलते हैं। और एक ठप्पा मार करके जो सिक्के बनाए जाते हैं
वे पंचमार्क्ड सिक्के कहलाते हैं। देखिए, सिक्के या तो किसी सांचे में ढाल के बनाए जाएं, यानी डाई कास्ट सिक्के, और या कोई ठप्पा लगा के सिक्के बनाए जाए। तो जो ठप्पा लगा के सिक्के बनाए जाते हैं वे पंचमार्क्ड सिक्के होते हैं। पंचमार्क सिक्कों में कोई लेख नहीं पाया जाता है। इनका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता है। सिक्कों पर केवल आकृतियां होती हैं। तो आकृतियां तो पाई जाती हैं क्योंकि आकृतियों के ठप्पे होते हैं, लेख नहीं होता है। 600 BCE से 200 BCE तक पंचमार्क सिक्के अधिक पाए जाते हैं। महाजनपद काल, नंद वंश, चंद्रगुप्त मौर्य काल के सिक्के पंचमार्क हैं। कारसापण शतमान पढ़ नाम से इनका उल्लेख किया गया है। तो मौर्य युग में पंचमार्क सिक्के थे और इसलिए जो बौद्ध पृष्ठभूमि की जो कहानियाँ या उपन्यास हैं, जैसे अम्बापाली है, वैशाली की नगर बधू है, तो उनमें कारसापण का उल्लेख किया जाता है, अपण का उल्लेख किया जाता है। तो उस समय सिक्के पंचमार्क्ड थे और उनको मौर्य काल के सिक्कों को कारसापण कहा जाता था। पंचमार्क्ड सिक्के PMC के आकार प्रायः अनियमित इर्रेगुलर होते थे। तो इनका कोई आकार वैसे तो नियमित होता था, एक शेप होता था, लेकिन बिल्कुल एक जैसा शेप नहीं होता था। जैसे गोला है तो बिल्कुल गोल नहीं होता था, कहीं कटा हुआ होता था, तो थोड़ा सा अनियमित होता था। क्योंकि जो सांचे के सिक्के होते हैं वे तो नियमित होते हैं और ये अनियमित होते थे। पाणिनि बुद्ध की जातक कथा मनुस्मृति में PMC का उल्लेख है। 600 BCE से 300 कॉमन ईरा CE। मगध के नंद वंश के सिक्कों में सूर्य, 6 रेखाओं वाले मगध के राज चिन्ह, पहाड़ी पर वृषभ, इंद्रध्वज, हाथी आदि के आकार छापे, मार्क, स्टैंप किए गए हैं। तो जो नंद वंश आता है तो नंद वंश में नंद वंश के ही एक पराक्रमी राजा था, तो उसने चाणक्य का अपमान किया था और चाणक्य ने एक शपथ ली थी। फिर नंद वंश को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य एक नए वंश मौर्य वंश को स्थापित करता है। तो मौर्य युग तक यानी चंद्रगुप्त के समय तक पंचमार्क सिक्के ही पाए जाते थे। PMC के बाद ढाले गए कास्ट डाई स्ट्रक क्वाइंस सिक्के आते हैं। मौर्योत्तर काल के गांधार सिक्के ढाले हुए सिक्के हैं, पोस्ट मॉडर्न क्वाइनेज ऑफ गांधार। तो ये जो पंचमार्क्ड सिक्के होते हैं, इनके बाद जो अगला सिक्कों का विकास होता है वो ढाले हुए सिक्कों का युग आता है। और जो मौर्य पीरियड होता है, मौर्य युग के जो सिक्के होते हैं ये तो पंचमार्क होते हैं, लेकिन इनके बाद के सिक्के ढाले हुए सिक्के होते हैं। यूनानी ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रारंभ की। तो हमारे यहाँ जो अच्छे सुंदर सिक्के जो सबसे पहले मिले हुए हैं, जो ढाले हुए सिक्के मिले हैं, वे यूनानी या ग्रीक शासकों के हैं। तो जब सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, उसके बाद यूनानियों की भारत में आने की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। कई हिंद यवन शासक यानी यूनानी शासक पंजाब, पेशावर तक उनके शासन थे। जैसे मिनेंडर था, मिनेंडर का एक पाली में किताब है मिलिंद पहो। तो मिनेंडर था एक, और कई जो है शासक थे। हीलियोडोरस एक शासक था। तो हीलियोडोरस, मिनेंडर, ये सब यूनानी, हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासक थे। और इन लोगों ने सबसे पहले जो
डाई कास्ट हैं, यानी जो ढाले हुए सिक्के हैं, उनको प्रारंभ किया और उनमें तिथियां जो हैं उत्कीर्ण थीं। तो हम भारतवासी जो हैं वो इतिहास के बारे में, जो एक तिथियुक्त इतिहास है, उसके बारे में बहुत ही लापरवाह रहे हैं। तो यूनानी ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रारंभ की। गुप्त शासकों 319 to 467 CE ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे। अब यह सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा थे, लेकिन इनके जो सोने के सिक्के थे, इनसे भी ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जो कनिष्क के पीरियड में, कनिष्क के काल में, जो कुषाण था, लगभग 1 शताब्दी BCE, तो कनिष्क के काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। अब ये अलग बात है कि अब 24 कैरेट शुद्ध सोना तो नहीं हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित करवाए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित करवाए थे। कुषाण लगभग 100 BCE। सातवाहन शासकों ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के प्रचलित किए थे। सातवाहन लगभग 30 BCE से 203 CE, यानी 30 BCE से 203 CE, 203 ईस्वी। तो ये सातवाहन लोगों ने शीशे यानी लेड, PB, प्लम्बियम के सिक्के जारी किए थे। कारसापड़ मौर्यकालीन सिक्का था। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक, हिंद, यवन शासकों ने ही सोने के सिक्के चलाए तथा लेख वाले सिक्के भी जारी किए। सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय माहेश्वर उपाधिधारी शासक, कुषाण शासक विम काडफिस को दिया जाता है। विम काडफिस कनिष्क का पूर्वज था और विम काडफिस एक कुषाण शासक था। तो विम काडफिस, कनिष्क, इन लोगों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, जबकि जो ढलवे या सोने के सिक्के प्रारंभ करने वाले इंडो ग्रीक थे। समुद्रगुप्त 375 CE से 415 CE ने वीणाधारी, गरुड़, व्याघ्रहंता, धनुर्धर, अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। गुप्तकालीन शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तब चांदी के सिक्के रूप्यक तथा सोने के सिक्के दीनार कहलाते थे। दरअसल जो रुपया शब्द है, ये रुपया शब्द चांदी के लिए आता है, यानी जो चांदी का सिक्का है, इसके लिए जो शब्द आता है उसको रुपया कहते हैं। अरबों ने सिंध में दिरहम नामक सिक्का चलाया। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी। तो भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण था वो बिन कासिम ने सिंध पर किया था, 712 ईस्वी में किया था। तो उन लोगों ने दिरहम नामक सिक्का चलाया था। गजनवी 11वीं शताब्दी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख, दूसरी तरफ अरबी मुद्रा लेख वाले सिक्के चलाए। तो जो गजनवी था, महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ को तोड़ा था, तो उसने भारत में जो सिक्के चलाए थे, तो एक और तो संस्कृत में लेख था और दूसरी ओर अरबी में था। गोरी के सिक्कों में एक ओर कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। गोरी 1175 से 1206 CE का मनीरा। तो जो मोहम्मद गोरी था अफगानिस्तान का, जिसने तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो गोरी का जो सिक्का था उसमें एक ओर लक्ष्मी और दूसरी ओर कलमा अंकित था। ये गोरी के भारत में चलने वाले सिक्के हैं।
इल्तुतमिश 1211-1236 ने शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका और तांबे के जीतल प्रारंभ किए। तो जो तांबे का जीतल है ये इल्तुतमिश 1211 से 1236 ने प्रारंभ किया था। मोहम्मद तुगलक 1225-1351 ने सांकेतिक मुद्रा 1329-30 जारी किया और ये प्रयोग असफल रहा। तो मोहम्मद तुगलक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था। इसने एक जो टोकन करेंसी होती है सांकेतिक मुद्रा वह प्रारंभ किया था। अब सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? जैसे एक करेंसी नोट होता है, एक कागज़ का नोट होता है, उस पर लिखा होता है कि ये 200 रुपये इसका मूल्य है, तो या 2000 रुपये इसका मूल्य है। तो जो 2000 का नोट होता है या जो 500 का नोट होता है उसका वास्तव में मूल्य 500 या 2000 नहीं होता है, बस उसको एक उसमें क्रेडिट होती है, साख होती है, रिजर्व बैंक इस बात की गारंटी देता है, तो लोग उसे 2000 या 500 समझते हैं। तो इसी तरह मोहम्मद तुगलक ने सिक्के चालू किए थे जिनका मूल्य उनके वास्तविक मूल्य से बहुत अधिक था। तो ये प्रयोग उसका असफल रहा, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण निर्णय था। फिरोज शाह तुगलक 1351-1388 ने शशगनी सिक्का चलाया। तो एक शशगनी सिक्का होता है, फिरोज शाह तुगलक ने, जो मोहम्मद तुगलक के बाद आता है, उसने चलाया था। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान है, तो फिरोज शाह तुगलक 1351-1388 ने शशगनी सिक्का चलाया। बहलोल लोदी 1451-1489 ने बहलोली नामक सिक्के चलाए। विजयनगर राज्य की मुद्रा पैगोडा थी। तो एक बड़ी मज़ेदार बात है, विजयनगर दक्षिण भारत में, जहाँ आज कर्नाटक में एक हम्पी था और हम्पी विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। तो कृष्णदेव राय विजयनगर से संबंधित हैं। हरिहर और बुक्का ने तुगलक के शासन के समय विजयनगर की स्थापना की थी। तो विजयनगर राज्य की मुद्रा पैगोडा थी। विजयनगर तालीकोटा के युद्ध में वो बर्बाद हो गया था। तो विजयनगर राज्य की मुद्रा पैगोडा। बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। जो दक्कन की रियासतें थीं और जिन सब ने मिलकर तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को नष्ट कर दिया था, बिल्कुल उसको बर्बाद कर दिया था, तो उनमें एक बहमनी राज्य भी था। तो बहमनी राज्य जो डेक्कन के सुल्तान थे उनमें एक राज्य थी, एक सल्तनत थी। तो बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। शेरशाह ने 1540-1545 चांदी का सिक्का रुपया तथा तांबे का सिक्का दाम चलाया। तो शेरशाह ने जो सिक्का चलाया था, तो चांदी का सिक्का जो था उसे रुपया कहते थे और तांबे के सिक्के को दाम कहते थे। मुगल शासन में सोने के सिक्के को इलाही, चांदी के सिक्के को रुपया तथा तांबे के सिक्के को दाम कहते थे। तो वही परंपरा थी जो शेरशाह सूरी से चली आ रही थी, लेकिन सोने के सिक्के को जो शब्द दिया गया था, जो टर्म दिया गया था, वो इलाही था। तो मुगल शासन में सोने के सिक्के को इलाही, चांदी के सिक्के को रुपया तथा तांबे के सिक्के को दाम कहते थे। तो ये सिक्कों की यात्रा थी और कुछ महत्वपूर्ण सिक्कों के बारे में भी बताया गया, यद्यपि इनमें मध्यकालीन सिक्के भी थे। धन्यवाद।